चलो भाई, रोटेशन विद ट्रांसलेशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड नो स्लिपिंग की तो हमने बहुत सारी बात कर ली है और अब थोड़ा सा स्लिप होने का भी टाइम आ गया है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोलिंग विद स्लिपिंग। मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस वाली सिचुएशन है। मान लो अगर आप जा रहे हो 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से और सडनली सामने से अब कुछ आ जाता है एंड यू हैव इंटेंशंस, आप फटाफट ब्रेक लगाते हो तो यू कैन इजीली सी कि टायर स्लिप करेंगे, स्किड करेंगे। एंड एज अ गुड ऑटोमोबाइल इंजीनियर आपको ये 100% पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ कार्स डिजाइन कर रहे हो तो ड्राइवर अगर मान लो गड़बड़ी भी कर देता है या कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें गाड़ी के टायर स्लिप होने लगते हैं, तो वो स्लिपिंग वाली कंडीशंस को भी आपको किस तरीके से हैंडल करना है ये एज एन इंजीनियर हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, ये डेफिनेटली मैं मानता हूं चलो कि रियल लाइफ सिचुएशन में जब टायर स्किड करते हैं तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत सारे फैक्टर्स और भी आते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो ये होती है कि टायर्स बिल्कुल भी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं करते। खासकर जब स्किडिंग हो रही है उस समय में टायर की जो फ्लेक्सिबल नेचर होता है वो सब अकाउंट में लेना पड़ता है अपने को। लेकिन वो सब अपन इंजीनियरिंग लेवल के लिए छोड़ देंगे। कुछ तो अपने को इसके लिए भी बताना चाहिए दैट वंस यू गेट इनटू आईआईटीज, कुछ तो अपने को वहां पे भी पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अपन स्टार्टिंग करके देख लेंगे कि अगर एक रिजिड बॉडी है, एक व्हील है रिजिड बॉडी के फॉर्म में, और अगर वो ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है तो फिर उसकी डायनेमिक्स कैसे होती है, उसकी इक्वेशंस वगैरह कैसे लिखते हैं, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड सी अगेन, यू नो दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज दिस कि जो बेसिक्स आप पढ़ लेते हो यूज तो सब कुछ वही होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई नई थ्योरी नहीं आएगी। थ्योरी वही रहेगी कि हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा एफ इक्वल टू एम इंटू एसीएम लगा देंगे। लेकिन ठीक है, थोड़े से फ्लेवर थोड़ा सा नया हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी सी अपनी और हो जाएगी वंस वी लुक एट दिस आइडिया। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे सिचुएशन ये है, एज यू कैन सी ऑन द फिगर, कि मेरे पास एक व्हील है। ये जो व्हील है इसका मास, रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है। और यू नो वेरी वेल कि अगर कभी भी आई लिख देता हूं मैं सिंपली तो उसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो आपको दी है आई। इसको अब की बार मैं ऐसा करता हूं कि एक एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दे देता हूं किसी तरीके से, और घूमते हुए जो व्हील है उसको मैं टेबल के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर रखने वाला हूं। नाउ दिस इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज बॉल को सिंपली फेंकना अलग बात होती है। अगर आप बॉल को फेंकते हो तो जनरली आप उसे कुछ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी देते हो, स्पिनिंग कर रहे हो थोड़ी सी तो शायद कुछ रोटेशनल वेलोसिटी भी दोगे। वो काम नहीं कर रहा हूं मैं। किसी भी पहिए को बस ऐसे हाथ से घुमा के चुपचाप नीचे रख देना थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल होगा। बट आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास बाइसिकल है, बाइसिकल के पीछे वाले टायर को आप उठा लो एक हाथ से और दूसरे हाथ से पैडल को घुमाओ, तो यू कैन सी कि पैडल को घुमाने से जो पीछे वाला टायर है वो तेजी से घूमने लगेगा। अब घूमते घूमते टायर के साथ आप बाइसिकल के पीछे वाले व्हील को नीचे रख दो ग्राउंड पे। ये सिचुएशन है बेसिकली। अब इसमें बाइसिकल मैंने पूरी हटा दी है बट यू विल बी एबल टू विजुअलाइज दिस कि किस तरीके से घूमते हुए पहिए को मैं ग्राउंड के ऊपर रख रहा हूं। और अगर बाइसिकल में आप विजुअलाइज करके देखो तो घूमते हुए पहिए के साथ अगर आप बाइसिकल को नीचे रखोगे तो नीचे रखते ही एकदम से बाइसिकल की टेंडेंसी आगे भागने की होगी। और अगर थोड़ा सा डस्टी ग्राउंड है तो जो पहिए है, पहिए और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन है, उसकी वजह से थोड़ी सी डस्ट उड़ेगी पीछे के साइड में और बाइसिकल की टेंडेंसी कुछ आगे भागने की होगी। कुछ कुछ वही मोशन यहाँ पे भी है, बस बाइसिकल हटा दी हमने, खाली व्हील को रखा है। और हमारा टास्क इसके आगे का है कि हम इसमें सब कुछ एनालाइज करके देखेंगे कि t इक्वल टू 0 पे मान लो सपोज मैंने इस व्हील को ग्राउंड पे रख दिया, तो उसके बाद आगे क्या होगा, आगे इसका अल्फा कितना होगा, एसीएम कितना होगा, जनरल टाइम टी पे क्या होगा, वो सब चीजें हम आगे बहुत कुछ एनालाइज करके देखने वाले हैं। तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना कि जब तक मैंने नो स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम्स की बात करी थी, नो स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम में फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट राइट कुछ भी बना लो उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने गलत भी असम्पशन लिया है तो लास्ट में जाके मैग्नीट्यूड सही आएगा, आंसर में बस साइन उल्टा सीधा हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप याद करो हमने न्यूटन्स लॉ में देखा था, न्यूटन्स लॉ में भी जहां जहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगता था, अगर डायरेक्शन गलत एज्यूम कर लेते थे काइनेटिक फ्रिक्शन वाले सिचुएशन में तो आंसर का साइन ही गलत नहीं आता था, पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही कई बार गलत हो जाता था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब गलत आते थे। तो देयरफॉर पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, आई विल रिपीट, जो भी स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स है, उसमें प्रॉब्लम में लिखना स्टार्ट करने से पहले आपको ये एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस ऑब्जेक्ट के ऊपर किधर होगा। बिकॉज उसमें अगर आप गलत एजम्पशन लेके आंसर निकाल लेते हो तो वो आंसर साइन में ही नहीं, वो
मैग्नीट्यूड में भी गलत आ सकता है, तो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद द डायरेक्शन। बट लकीली डायरेक्शन में इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं, बिकॉज डायरेक्शन में आप देख लो, याद करके देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था कि दो मॉलिक्यूल्स ऐसे टच कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल मान लो आगे जा रहा है, लेट अस से दूसरा भी आगे जा रहा है, तो आप बस ये देख लो कि एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी जो होगी उसके सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा, वेरी इजी। तो यहां पे भी आप देखो कि यहां पे भी आपको बस ये देखना है कि जो दो मॉलिक्यूल्स टच कर रहे हैं आपस में, उनकी वेलोसिटी किधर किधर है वो देखना है, और उसके हिसाब से फ्रिक्शन लग जाएगा। अब जैसे यहां पे आप देखो कि यहां पे जब आप इस रोटेटिंग व्हील को ग्राउंड पे रखोगे तो आप देख लो कि व्हील की अगर मान लो खाली ओमेगा है ऐसे, तो व्हील का बॉटम पॉइंट आप देखो, व्हील के बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी होगी पीछे के डायरेक्शन में, ग्राउंड का जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी तो है 0, तो यू कैन इजीली सी कि व्हील के, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि व्हील के सेंटर की वेलोसिटी पीछे है, व्हील के सेंटर से तो हमें मतलब ही नहीं है भाई, व्हील का सेंटर थोड़ी जमीन को टच कर रहा है, व्हील का बॉटम पॉइंट अगर जमीन को टच कर रहा है तो ग्राउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो व्हील के बॉटम पॉइंट का मॉलिक्यूल दिखेगा, और वो उन्हें देखेगा कि पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि भाई पीछे क्यों जा रहा है, रुक जा, अपन साथ में बैठते हैं। तो देयरफॉर यू कैन सी कि व्हील का बॉटम पॉइंट का जिधर वेलोसिटी होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन व्हील के ऊपर लग जाएगा, और न्यूटन बाबा के थर्ड नियम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसी का एक्शन रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के ऊपर भी लग जाएगा, तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे और व्हील के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा आगे, और ये आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी बिल्कुल मैच करता है, बिकॉज रियलिटी में आप खुद ही सोचो कि आप बाइसाइकिल के व्हील को जैसे ही नीचे रखोगे, धूल अगर उड़ती है तो धूल पीछे जाएगी और बाइसाइकिल आगे भागती है, तो बाइसाइकिल आगे क्यों भागेगी, टायर के ऊपर आगे के डायरेक्शन में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बाइसाइकिल आगे भागेगी, और ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे लग रहा है, तो ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स अगर डस्ट जैसे होंगे, थोड़े लूज होंगे, तो वो उसकी वजह से पीछे भागेंगे, ये बात है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन में के क्वेश्चंस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन शुरू से प्रेडिक्ट करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लकीली ये आराम से प्रेडिक्ट हो जाता है, बिकॉज वेलोसिटीज वगैरह सब आपको गिवन रहती हैं, और उसकी वजह हिसाब से आप डायरेक्शन आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, ठीक है। अब मैं जरा ये वेलोसिटी वगैरह सब थोड़ी बहुत हटा देता हूं यहां से, और हमें आगे ये निकालना है, चलो ये निकाल के देखते हैं कि इस व्हील का एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब चीजें निकाल के देखते हैं। तो अभी देखो फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेज हैं इनको मैं चलो आपको रेड कलर से दिखा देता हूं। तो व्हील के ऊपर अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे, इसके साथ साथ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, इसके साथ लगेगा mg नॉर्मल रिएक्शन, एंड यू नो वेरी वेल कि mg और नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो व्हील मूव नहीं कर रहा है। और आप देख लो फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा सिंपली म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, जहां पे यू नो वेरी वेल कि म्यू ये काइनेटिक वाला फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज म्यू काइनेटिक, बट वो हम लिखेंगे नहीं बार बार म्यू काइनेटिक, इट इज अंडरस्टूड कि ये म्यू काइनेटिक है। और इसके सिवा आप ध्यान से देखो व्हील के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगेगा, बस ये तीन फोर्सेस हैं, जिसमें से वर्टिकल वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स अगर आप देखो तो व्हील के ऊपर खाली ये म्यू एन लगेगा, जिसकी भी वैल्यू मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के ऊपर सिंपली म्यू mg लग जाएगा, दैट इज इट, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो व्हील का ही हो गया। अब आप देखो कि अगर हम इसके ऊपर व्हील के ऊपर वो सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन लगा देते हैं, दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ACN, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो है खाली म्यू mg, व्हील का मास है m, तो ये बड़ी बढ़िया सी बात होने वाली है। इसका मतलब है कि अगर ये कैंसिल कर दो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाता है सिंपली म्यू इनटू g। नाउ यू कैन इजीली सी दैट दिस इज परहैप्स इजियर देन वी वुड हैव इमेजिन्ड, बिकॉज कुछ भी खास बात नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप व्हील को ग्राउंड के ऊपर रखोगे तुरंत इसका सेंटर ऑफ मास आगे भागेगा, और आगे कितनी स्पीड से भागेगा, कितने एक्सेलरेशन से भागेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली म्यू इनटू g, और जब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा तब तक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू म्यू इनटू g रहेगी। सो दैट इज वन वेरी नाइस थिंग। व्हील को ग्राउंड के ऊपर रखने के बाद जस्ट बाद ही कहना चाहूंगा तो नवी में वही बोल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू इनटू g।
अब ठीक है यार, इतना अच्छा सब कुछ चल ही रहा है लाइफ में, तो जरा अल्फा भी निकाल लेते हैं। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। अब आप देखो, अल्फा निकालने के लिए हमें पता है कि हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने से पहले हम प्रॉब्लम को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब प्योर रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो क्या करोगे, सी नो स्लिपिंग वाले प्रॉब्लम्स में तो क्या होता था कि बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होता था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नो स्लिपिंग वाले प्रॉब्लम में हम बॉटम पॉइंट पे बैठ जाते थे, और बॉटम पॉइंट पे बैठ के बॉटम पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाते थे, और बॉटम पॉइंट को ICOR वगैरह बड़े बड़े शब्दों से डिनोट कर देते थे। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि अगर स्लिपिंग हो रही है तो बॉटम पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 नहीं है, तो देयरफॉर बॉटम पॉइंट पे बैठने से कोई खास फायदा नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो फिर कोई और पॉइंट पे अगर बैठना है तो सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाते हैं। ये जो सेंटर ऑफ मास है, हम व्हील के सेंटर ऑफ मास पे चींटी बन के बैठ जाते हैं। तो अब हमें लगेगा कि हम तो स्टेशनरी है, सेंटर ऑफ मास हमें लगेगा कि आगे नहीं जा रहा है, और हमें सिंपली ये लगेगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बस प्योर रोटेशन हो रहा है। तो अब मैं जरा लिख देता हूं कि अबाउट सेंटर ऑफ मास हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने वाले हैं। हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इतना, तो हमें कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास पे बैठने की, कि सूडो फोर्स लगेगा। लेकिन यू नो वेरी वेल कि ये जो सूडो फोर्स लगता भी है ये सेंटर ऑफ मास से ही लग जाता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास से ही सूडो फोर्स भी लग रहा है और हम भी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हैं, तो इस सूडो फोर्स बेचारे का कोई टॉर्क तो जनरली होता नहीं था, तो कोई टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली से कि अब हमें अगर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, तो अब आप देखो वेरी केयरफुली सी, हम बैठे हैं सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का, mg का, फ्रिक्शन, सूडो फोर्स का, इन तीनों का टॉर्क तो 0 होगा। टॉर्क लगाएगा खाली फ्रिक्शन, और किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा वो भी देख लो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप देखो तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा ऐसा, ऐसा बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ओमेगा के ऑपोजिट। ओमेगा अगर क्लॉकवाइज था तो ये फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी ओमेगा को कम करने की कोशिश करेगा, विच इज काइंड ऑफ ओके ऑल्सो, बिकॉज किसी स्पिनिंग बॉल को अगर आप ग्राउंड पे रख देते हो, फ्रिक्शन भी है अगर मान लो, तो फ्रिक्शन स्पिनिंग को कमी तो करता है ना। ऐसा थोड़ी है कि फ्रिक्शन वाली बॉल ऐसे ग्राउंड पे रखी तो वो स्पिनिंग को और बढ़ा देगा। तो फ्रिक्शन जो है वो स्पिनिंग को कमी करता है, और स्पिनिंग को कम करने का मतलब क्या है कि जो अल्फा होगा वो ओमेगा नॉट को ऑपोज करने वाला है। इसीलिए हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और लास्ट में हम ऑपोज करने वाला है ये बोलने की बजाय उसके आगे लास्ट में चाहिए तो माइनस साइन लगा देंगे। बट अल्फा जो है वो ओमेगा को ऑपोज करेगा, ये तो है उसका डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड आप देख लो, मैग्नीट्यूड में आप देख लो सबसे पहले टॉर्क, फ्रिक्शन का ही टॉर्क है, फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आप देख लो शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आई दी है, तो बस हम आई को आई ही रहने देंगे, और अल्फा हमारे पास हो जाएगा म्यू mgr डिवाइडेड बाय आई, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दो या माइनस साइन लगा दो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमारे पास एंगुलर रिटार्डेशन बोलना चाहिए, ये हमारे पास एंगुलर रिटार्डेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हम दो प्राइमरी चीज रोटेशन में निकालते थे वो होता था ACM और दूसरा होता था अल्फा। ये दोनों चीजें तो हमने निकाल ली है, लेकिन अब ध्यान से देखो कि ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो रहा है, बिकॉज इसमें आप देख लो कि फ्रिक्शन भी ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन को हमने वेरिएबल से डिनोट किया था, फिर इक्वेशंस बनाई थी, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालना पड़ा था, नथिंग। सीधे सीधे एक इक्वेशन से ACM आ गया, सीधे सीधे दूसरी इक्वेशन से अल्फा आ गया, कोई हमने ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जहां पे ऐसा होता है कि जहां पे हमें दिखता है एज टीचर्स की स्टूडेंट को ज्यादा कुछ करे बिना ही चीजें मिलती जा रही है, वो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, फिर हम बात थोड़ी सी बढ़ा देंगे, देन वी बिकम मोर एम्बिशियस, और हम कहते हैं कि ठीक है भाई अब ACM और अल्फा निकाल के ही नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और चीजें निकालेंगे। क्या निकालेंगे वो देखो। सी लकीली आप देखो कि जो ACM है और जो अल्फा है, इन दोनों को आप देखो, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, टाइम वाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब है कि हम इसमें आगे भी अगर जाना चाहें, मान लो सपोज हमें ये निकालना है कि चलो हमने व्हील को तो t इक्वल टू 0 पे ग्राउंड पे रख दिया, अब इसके थोड़े से टाइम बाद, टाइम t बाद, इस व्हील ने कितनी स्पीड डेवलप कर ली है। सी लेट मी ड्रॉ रफ फिगर हियर। मान लो टाइम t बाद मेरे को ये चाहिए कि व्हील ने के सेंटर ने स्पीड कितनी डेवलप कर ली है, तो वो हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो एक्सेलरेशन। सिमिलरली ओमेगा हमें पता है कि कम हो रही है,
ठीक है, कम हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मान लो मैं आपको पूछता हूं कि ठीक है भाई, फिर ये जरा निकाल के बताओ कि टाइम टी बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला टारगेट ये होगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन है, इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे कि टाइम टी के बाद इस व्हील के सेंटर की कितनी स्पीड होगी और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, VCM और ओमेगा क्या होगी, ये दोनों चीजें हम और निकाल के देखते हैं। तो लेट मी राइट दैट डाउन हियर। हमें अभी VCM और ओमेगा निकालनी है आफ्टर टाइम टी। तो देखो, सबसे पहले तो ये ACM और अल्फा को छोड़ के बाकी सारा रफ वर्क हटा देते हैं। और अब देखो, लकीली अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम सिंपली इसमें यूज कर सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। पुरानी यादें, मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स की, मतलब अब तो बच्चों वाली इक्वेशन लगती है कि यार ये भी कभी यूज होगी क्या, अपन इतने अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, बट यस यूज होती है। अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो 0 थी, एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का म्यू जी और टी तो टी ही होता है, तो इसका मतलब है कि टाइम टी के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो ये हो जाएगा म्यू जी इंटू टी। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज मे बी थर्ड इक्वेशन। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक जनरल टाइम टी पे चाहिए तो ये हो जाएगी म्यू जी इंटू टी। अभी भी आसानी चल रहा है, आगे भी आसानी चलेगा, देखना कुछ ऐसा नहीं होगा। और ओमेगा अगर हमें चाहिए तो आप देख लो, अगर ओमेगा चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाना चाहिए अपने को, बिकॉज अल्फा भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ओमेगा नॉट और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू मेरे को नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। तो टाइम टी के ऊपर अगर हमें चाहिए व्हील की एंगुलर स्पीड तो ये हो जाएगी ओमेगा नॉट माइनस म्यू एम जी आर बाई आई मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज अवर फोर्थ इक्वेशन। ये एंगुलर स्पीड आ गई एट अ जनरल टाइम टी। तो एक स्टेप हम और आगे जाना चाहते थे, हमने बिल्कुल आगे जाके ये दोनों चीजें भी निकाल ली हैं। और अब देखो, बाकी इतना सारा काम कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी एक दो चीजें और भी निकाल लेते हैं। आप ये देखो कि शुरू में अगर आप देखते हो तो शुरू में जैसे ही आपने इसको ग्राउंड पे प्लेस किया था वैसे ही बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी बिल्कुल नॉन जीरो थी, पीछे के डायरेक्शन में थी। इन अदर वर्ड्स स्लिपिंग हो रही थी और फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा था। लेकिन अब और आगे देखो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसकी VCM बढ़ती जाएगी, बिकॉज ये तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो ही रही है, और ओमेगा कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा रफ में दिखाता हूं पहले। एज अ रिजल्ट होगा ये कि आप ये देखो कि ये वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की और ये अगर होती है ओमेगा, तो बॉटम पॉइंट की आप देखो, बॉटम पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होती है ये हो जाती है VCM माइनस आर ओमेगा फ्रॉम रोटेशन विद ट्रांसलेशन आइडिया। अगर आप देखोगे तो बॉटम पॉइंट की ये वेलोसिटी हो जाती है। और शुरू में अगर आप देखोगे तो शुरू में ये 0 था VCM, तो डोमिनेट कर रहा था ओमेगा, इसीलिए वेलोसिटी पीछे थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, तो कभी ना कभी ये बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 तो होगी। और जिस इंस्टेंट पे बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाती है उस इंस्टेंट के ऊपर नो स्लिपिंग की कंडीशन अटेन हो जाएगी। ध्यान से देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अपने व्हील की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। व्हील की वेलोसिटी का मतलब तो होता है कि सेंटर की वेलोसिटी, व्हील के सेंटर की वेलोसिटी 0 होने का हम इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। व्हील के सेंटर की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब आर ओमेगा को काटने लायक हो जाएगी, ठीक है, जब बढ़ते बढ़ते अगर एक चीज दूसरे के बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जैसे ही नेट वेलोसिटी 0 होगी वैसे ही प्रॉब्लम में स्लिपिंग खत्म हो जाएगी, और स्लिपिंग खत्म होने के बाद फिर प्रॉब्लम में काफी कुछ चेंज आएगा। तो अब मैं इस प्रॉब्लम के थर्ड फेज पे जा रहा हूं। पहला फेज था ACM और अल्फा निकालना, दूसरा फेज था जनरल टाइम टी पे VCM और ओमेगा निकालना। अब थर्ड फेज हमारा ये है कि भैया कितने टाइम बाद स्लिपिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं उसके ऊपर जाता हूं और वो भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हम निकालने वाले हैं टाइम when स्लिपिंग स्टॉप्स, कितने टाइम बाद स्लिपिंग बंद हो जाएगी, हम वो टाइम निकालने वाले हैं। तो आप देखो कि स्लिपिंग बंद तब होगी, इसके लिए भी चलो फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। स्लिपिंग बंद तब होगी जब बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है ये बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी है VCM माइनस आर ओमेगा,
जब ये 0 हो जाएगी तब अपना काम हो जाएगा। तो बस अब इसके लिए कैलकुलेशन हम जरा नीचे कर लेते हैं। तो देखो, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 होने का मतलब है VCM इक्वल टू आर ओमेगा। तो म्यू जी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस, ये मैं आर सीधे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख रहा हूं, ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इससे हम एक टाइम की वैल्यू निकालने वाले हैं एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम द स्लिपिंग इज गोइंग टू स्टॉप। लेकिन अब थोड़े कैलकुलेशंस हैवी होते जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ वैल्यू दे देता हूं सो दैट वी कैन रिड्यूस अवर कैलकुलेशन। सो लेट मी गिव यू दैट दिस जो व्हील था हमारा, ये मान लो डिस्क के फॉर्म में था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको दे देता हूं लेट अस से mr²/2। इसको इधर डाल देते हैं, तो यू कैन सी कि mr²/2 करने से काफी कुछ कट जाएगा, तो वो सब काट पीट के जरा इक्वेशन बनाते हैं। म्यू जी टी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस mr²/2 पुट करके कैंसिलेशन करके ये हो जाता है 2 म्यू, m कट जाएगा और r² भी कट जाएगा, तो 2 म्यू जी टी ये बनता है। और यू कैन इजीली सी कैलकुलेशंस विल बी सिंप्लीफाइड क्वाइट अ लॉट। तो अगर इसको मैं अगर मान लो सपोज यहाँ पे पुट कर देता हूँ वापस, तो ये सब रफ वर्क हटा देते हैं अभी। तो इसको अगर मान लो मैं पुट कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 3 म्यू जी टी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। इनफैक्ट पुट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करके टाइम आ जाता है आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू जी, और एक 3 भी रहेगा आपका ये। तो ये टाइम आ जाता है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो स्लिपिंग बंद हो जाएगी, और ये टाइम स्पेशल टाइम है, तो इसको मैं टी नॉट बोल देता हूं। इस टाइम को ध्यान से देखो, मैंने एक नॉट लगा दिया अभी यहां पे इधर। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम टी नॉट स्लिपिंग बंद हो जाएगी, और ये बड़ा काम का फंडा है, टाइम है। तो इसको जरा मैं हाईलाइट कर लेता हूं अच्छे से। इस टाइम तक स्लिपिंग रहेगी बिल्कुल फुल, लेकिन इस टाइम पे स्लिपिंग बंद हो जाएगी। और इसके आगे क्या होगा, इसके पहले क्या हो रहा है, वो सब अब एक बार प्रॉपरली अच्छे से समराइज करके देखते हैं। देखो, हमने देखा था कि t इक्वल टू 0 पे, लेट मी राइट दैट ऑल्सो डाउन हियर, t इक्वल टू 0 के ऊपर हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड के ऊपर रखा, और t इक्वल टू टी नॉट तक तो वो स्लिप करता रहेगा, और टी नॉट के बाद स्लिपिंग बंद हो जाएगी। अब ध्यान से देखो कि जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, तो शुरू से ही मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी ले ली थी, डायरेक्शन आगे ले लिया था, और ये अंडर दिस अजम्पशन लिया गया था कि स्लिपिंग हो रही है। तो अब तक हमने इसमें जितनी फ्रिक्शन की, टॉर्क की, अल्फा की, एसीएम की जो इक्वेशंस लिखी हैं, वो सारी की सारी इक्वेशन अंडर दिस अजम्पशन है कि भाई स्लिपिंग हो रही है। लेकिन स्लिपिंग तो तब तक होगी जब तक ये टाइम अटेन नहीं होगा। तो और इसके बाद स्लिपिंग नहीं होगी, और इसके बाद अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये फोर्सेस, ये टॉर्क्स जो हमने लिखे थे, ये सब के सब ये टाइम टी नॉट के बाद नहीं चलेंगे। तो हमारा समरी ये निकल के आता है, मतलब नॉट समरी एग्जैक्टली, समरी तो अभी हम लास्ट में निकालेंगे, लेकिन एक मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू टी नॉट तक ही ये सारी इक्वेशंस वैलिड होंगी जो हमने अभी तक लिखी हैं। और टी नॉट के बाद क्या होगा, ना ये फोर्स लगेगा, कुछ अलग फोर्स लगेगा, वो हम देखेंगे कितना फोर्स लगेगा, लेकिन कुछ अलग फोर्स लगेगा। और उसके बाद क्या होगा वो हमें अब नए सिरे से एनालाइज करना होगा। तो अब जितना हमने अभी तक देखा है उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं अगर, तो ये निकल के आता है कि टाइम t अगर मान लो 0 से लेके टी नॉट तक देखते हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने देखा था म्यू जी, वो सब आपका इसी रेंज के अंदर रहेगा। और इस टाइम रेंज में अगर आप देखोगे तो स्लिपिंग होगी, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, ओमेगा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी, और वो सारी इक्वेशंस वैलिड रहेंगी जो हमने अभी तक देखी थी। लेकिन जैसे ही t की वैल्यू टी नॉट हो जाएगी, उसके बाद फिर गेम चेंज होगा। तो t ग्रेटर देन टी नॉट के ऊपर क्या होगा, वो अब मैं जरा आगे डिस्कस करके दिखाता हूं आपको। इसके बाद क्या होगा, सी t इक्वल टू टी नॉट वाला टाइम ऐसा है जब तक फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया है। रिमेंबर, फ्रिक्शन की लाइफ में सिर्फ एक टारगेट होता है कि स्लिपिंग रोकनी है मुझे किसी तरीके से। दो मॉलिक्यूल्स अगर एडजेसेंट है तो उनके रिलेटिव मोशन को रोकना है। अगर रिलेटिव मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और वो उनको रोकने की कोशिश करता है, और एक बार स्लिपिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद फिर फाइनली उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन डबल चेक करने आता है कि अच्छा स्लिपिंग बंद तो हो गई है,
लेकिन क्या कोई टेंडेंसी तो नहीं बची है? अगर टेंडेंसी बची होती है तो उसको रोकने के लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहता है। दिस इज समथिंग लाइक कि कभी कभी मान लो किसी बच्चे के डैड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो देखते हैं कि मार्क्स खराब तो नहीं आ रहे हैं, उनको दिखता है कि अगर हाँ खराब आ रहे हैं ऑलरेडी, तब तो बिल्कुल रेडिकल स्टेप्स लिए जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे, और मार्क्स सबसे पहले अच्छे किए जाते हैं। लेकिन अच्छा होने के बाद भी काम रुकता नहीं है डैड का। अच्छा होने के बाद भी उनको ये देखना होता है ध्यान से कि भाई कोई टेंडेंसी तो नहीं बची है जिससे मार्क्स खराब हो जाए आगे चल के। मान लो अभी तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, लेकिन एक दोस्त है जो कंटिन्यूअसली आपको डिमोटिवेट करता रहता है, तो दैट्स अ टेंडेंसी जिसकी वजह से आगे चल के मार्क्स खराब हो सकते हैं। तो उस टेंडेंसी को रोकने के लिए भी एक चेक रहता है आपके ऊपर कि भाई आप अभी सही डायरेक्शन में चल रहे हो, लेकिन आगे भी चलते रहो, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब आप देखो कि t इक्वल टू 0 से t नॉट तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, t नॉट के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का काम खत्म हो गया है। अब इसके आगे जो गेम है वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैनेज करेगा, बिकॉज अभी t नॉट के ऊपर स्लिपिंग बंद हो गई है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा वो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इस व्हील को ऑब्जर्व करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले तो देखेगा कि ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन पहली चीज तो ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर t इक्वल टू टी नॉट के ऊपर कुछ VCM है, कुछ ओमेगा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन पहली चीज ये ऑब्जर्व करेगा कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, तो एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन आगे अगर मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ये देखेगा कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए लगना बंद कर देता हूं, लगाना अपना फोर्स लगाना बंद कर देता हूं, तो क्या ये बैलेंस जो इतनी मेहनत से बना है ये बिगड़ तो नहीं जाएगा? अब आप देखो कि t इक्वल टू टी नॉट के बाद अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 1 सेकंड के लिए स्विच ऑफ हो जाता है, तो क्या VCM बढ़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज आप ये देखो कि फ्रिक्शन के सिवा सिर्फ दो फोर्सेस हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन, जो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे हैं। फ्रिक्शन वाज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो अगर टी नॉट टाइम के बाद अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है तो VCM बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और ओमेगा के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो ना उसका फोर्स लगेगा ना उसका टॉर्क लगेगा। अब अगर उसका फोर्स भी नहीं लग रहा तो VCM नहीं चेंज होगा, अगर उसका टॉर्क नहीं लग रहा तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। तो देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन ये ऑब्जर्व करेगा कि t इक्वल टू टी नॉट के ऊपर नो स्लिपिंग अटेन हो चुकी है, और अगर इसके बाद मैं कुछ नहीं भी करता हूं तो भी वो नो स्लिपिंग की कंडीशन एज इट इज आगे चलती रहेगी। तो जब मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है तो भाई मैं पागल तो हूं नहीं जो मैं कुछ करूंगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल शांत होकर खुश होकर बैठ जाएगा कि यार लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है, इक्विलिब्रियम अटेन, मतलब स्टैटिक नो स्लिपिंग की कंडीशन अटेन हो चुकी है, और वो आगे भी मेरे बिना कुछ किए चलती रहेगी। तो फिर वो आराम से बैठ के चिल करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन को कोई फोर्स लगाने की एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन ध्यान से देखो कि ये आर्ग्यूमेंट को कई बार बच्चे बड़े गलत तरीके से ले लेते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो कि जैसे ही स्लिपिंग बंद हो गई वैसे ही फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं मैं, जैसे ही स्लिपिंग बंद होती है वैसे ही काइनेटिक बंद हो जाता है, स्टैटिक का गेम शुरू होता है। और स्टैटिक ये ऑब्जर्व करता है कि अगर मान लो मैं नहीं लगता हूं तो क्या गड़बड़ होगी, क्या VCM और R ओमेगा अनबैलेंस हो जाएंगे, और उसको दिखता है कि अगर हो जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर उसको दिखता है कि मेरे ना लगने के बाद भी बैलेंस खराब नहीं होगा, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन शांत होकर बैठ जाता है। तो इस प्रॉब्लम में यही होने वाला है। इस प्रॉब्लम में टाइम टी नॉट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, काइनेटिक तो खैर लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि t ग्रेटर देन टी नॉट के बाद कोई फ्रिक्शन किसी तरह का नहीं लगेगा, और इसका मतलब यह है कि ये स्फीयर या जो भी ऑब्जेक्ट था डिस्क, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक या इनफाइनाइट टाइम तक या जब तक ये प्लेन रहेगा तब तक ये कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट ओमेगा से रोल करती रहेगी। ये बात है, मतलब t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए, अब मैं जरा इसको लिख भी देता हूं यहां पे, t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए ये प्योर रोलिंग करेगा विदाउट स्लिपिंग, और यहां पे ACM भी 0 हो जाएगा, अल्फा भी 0 हो जाएगा, VCM और R ओमेगा इक्वल रहेंगे, और ये कांस्टेंट रहने वाले हैं टिल द हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जिस्ट्स। और ऑब्वियसली ये रियल लाइफ में नहीं होगा, बिकॉज रियल लाइफ में चीजें रिजिड नहीं होती हैं, एयर रेजिस्टेंस भी होती है, बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं। तो ये मत सोचना कि रियल लाइफ में मैंने एक पहिए को घुमा के रखा और आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा और देखा कि यार थोड़ी देर बाद वो रुक गया, तो वो तो रुकेगा ही रुकेगा, बिकॉज रियल लाइफ में बहुत सारे पैरामीटर्स और भी होते हैं। लेकिन अगर एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड लेते हो जो हम यहाँ पे जेई लेवल पे लेके चलते हैं, तो उसमें t इक्वल टू 0 से लेके टी नॉट तक स्लिपिंग होगी, सारा का सारा खेल होगा, और टी नॉट के बाद ये ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड अटेन कर चुका था उसी से बस आगे इंफिनिटी तक कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था रोलिंग विद स्लिपिंग वाला।
और ध्यान रखना कि रोलिंग विद स्लिपिंग वाले क्वेश्चंस में ये हमेशा होगा, ऑलमोस्ट हमेशा होगा कि एक टाइम टी नॉट आएगा जहां तक स्लिपिंग होगी। तो 0 से लेके टी नॉट तक की एनालिसिस आपको अलग करनी है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लेके करनी है, और टी नॉट के बाद वाला जो टाइम आएगा वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की एनालिसिस शुरू होती है। और वो बहुत सारे केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है तो उसको आपको छोड़ देना है, और अगर कहीं कहीं लगेगा, अभी आप देखना कहीं कहीं नहीं, इनफैक्ट कई प्रॉब्लम्स में इंक्लाइन प्लेन वगैरह पे अगर आप ये चीज करोगे तो टी नॉट के बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का गेम शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लेके फिर आगे का खेल देखना है, ये बात है। तो ये सारे के सारे आइडियाज अपने को समझने हैं, समराइज करने हैं, माइंड में रखने हैं। और एक लास्ट पॉइंट और है इसमें कि आगे चल के जब हम एंगुलर मोमेंटम वगैरह सीख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशन विद ट्रांसलेशन जब हम देख लेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर टाइम वाइम नहीं निकालना है, इस तरह की प्रॉब्लम में अगर कुछ एक आध पर्टिकुलर चीज निकालनी है तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन और उससे बहुत छोटा पड़ता है प्रॉब्लम, लेकिन नुकसान उसका ये है कि उससे टाइम वाइम नहीं आता। मतलब ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि आगे चल के हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के कुछ एक आध चीजें बड़े शॉर्ट में निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में फिर अपने को ये चीज छोड़ देनी है, बिकॉज इस बेसिक अप्रोच से नंबर 1 सारी चीजें क्लियर होती है, और नंबर 2 इससे सब कुछ आ जाता है, टाइम और ये वो जितनी चीजें होती है, यू गेट एवरीथिंग एब्सोल्युटली। तो इसको आपको बड़े अच्छे से यहां तक समझ लेना है। चलो इसी सीरीज में अब एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देके दिखाता हूं। इसमें मैंने उल्टा काम कर दिया। पिछली बार तो क्या किया था कि मैंने एक रोटेटिंग स्फीयर को ग्राउंड पे रख दिया था धीरे से, अब की बार मैं उल्टा करता हूं। जो मेरे पास स्फीयर, बार बार मैं स्फीयर बोल देता हूं, ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए, यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको किसी तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी है v0। मे बी मान लो सपोज एक बिलियर्ड्स बॉल है और एक बिलियर्ड्स बॉल को मैंने ऐसे शार्पली हिट कर दिया, अगर मान लो, तो शार्पली हिट करोगे तो एकदम से उसको रियलाइज होगा बॉल को, उससे पहले ही सडनली उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 मिलती जाएगी, फिर मिल जाएगी, और उसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर मोशन होगा। तो मान लो सपोज कैसे किया है मैंने, उसके ऊपर अपन परेशान नहीं होते हैं। मान लो किसी तरीके से एक राउंड ऑब्जेक्ट को मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 दे दिया, सडनली ग्राउंड के ऊपर है ये, और ग्राउंड के साथ इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास, रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब अपने को गिवन है, और बिल्कुल सेम एनालिसिस जो हमने पिछले प्रॉब्लम में करी थी वो सारी की सारी एनालिसिस हम यहां पे करके देखेंगे। बट नाउ बेसिक्स तो हमारे बिल्कुल क्लियर है, तो हम आराम से फटाफट इस सारी एनालिसिस को करके देखेंगे। मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि आपको निकालना क्या क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स चीजें खुद से निकालना पसंद करते हैं, विच आई एब्सोल्युटली लव। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है ACM अल्फा पहले राउंड में, दूसरे राउंड में अपने को यह निकालना है कि जनरल टाइम t के बाद इस ऑब्जेक्ट का VCM कितना होगा और ओमेगा कितना होगा, ये दूसरे राउंड में निकालना है। तीसरे राउंड में अपने को यह निकालना है कि ये किस टाइम पे, किस टाइम t0 के ऊपर ये स्लिपिंग बंद होगी, और चौथी चीज आपको यह निकालनी है कि ये स्लिपिंग बंद होने के बाद t0 के बाद की कहानी क्या होगी, t0 के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा और क्या होगा, वो सब अपने को सोचना है। तो ये 4 चीजें सोचनी है। वीडियो को पॉज करके ये सब खुद से करना चाहते हो तो यार बहुत ही बढ़िया बात है, कर लो। और बाकी अगर थोड़ा सा एक आध एक्सपीरियंस थोड़ा सा और चाहिए तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको आप देख लो, समझ लो अच्छे से, और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर आप अपनी कला दिखा सकते हो। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए। आप देखो कि अब की बार ये जो स्फीयर है या ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कोई रोटेशनल वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी है। तो इसके टॉप पॉइंट का, इसके सेंटर का, इसके बॉटम का, सबका वेलोसिटी अगर आप देखोगे t = 0 के ऊपर, तो सबका वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको रोकने के लिए इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, वो इसके ऊपर लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एन। और पिछली बार की तरह आपको पता ही है कि n विल बी इक्वल टू mg, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं म्यू mg। ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर शुरू से ही लगने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसके सिवा आप देख लो कि अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं लगेगा। तो देयरफॉर अगर अपने स्फीयर के ऊपर हम F = m × ACM लगाते हैं, तो यू कैन सी कि फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन रख देता हूं। चलो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखो तो इससे आ जाएगा
माइनस म्यू जी। कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। माइनस साइन का मतलब आपको पता ही है, माइनस साइन का मतलब है कि वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में, इन अदर वर्ड्स रिटार्डेशन करेगा आपका ये चीज। तो ACM तो अपने पास ये आ गया, और अगर कर ही रहे हैं तो फिर इसके ऊपर v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा देते हैं। अगर आपको टाइम t पे वेलोसिटी चाहिए सेंटर ऑफ मास की, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू u माइनस म्यू जी टी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। तो जनरल टाइम t पे स्फीयर के सेंटर की स्पीड कितनी बचेगी, वेलोसिटी कितनी बचेगी, वो भी हमने लिख ली। अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा के हम अल्फा निकाल लेते हैं, और उसके लिए भी आप देख लो कि ICOR का फंडा लगाना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो हम सेंटर ऑफ मास पे चींटी बन के बैठ जाते हैं, और फिर यहां से हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे। तो अब आप देख लो कि अगर आप बैठे हो सेंटर ऑफ मास पे, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा क्लॉकवाइज टाइप का टॉर्क बना रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क होगा ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, ये तो हो गया टॉर्क, एंड दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा बहुत आराम से आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, ये तो अल्फा हो जाएगा, और इसमें कोई प्लस माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर वाज नो ओमेगा नॉट। तो अगर इनिशियल एंगुलर स्पीड नहीं थी, तो ये जो अल्फा अपना है, ये अल्फा जीरो से ही एंगुलर स्पीड को डेवलप करेगा। तो t इक्वल टू जीरो पे ये वाली ओमेगा जीरो होगी, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ ये क्लॉकवाइज ओमेगा जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो देयरफॉर इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं चाहिए तो। और अगर हमें ओमेगा चाहिए तो ये ओमेगा हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाने वाला हूं मैं। ओमेगा नॉट जीरो है और अल्फा है म्यू एम जी आर बाय आई। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनती है, कोई प्लस माइनस का भी चक्कर नहीं है। जनरल टाइम टी पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगी ओमेगा, और VCM हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुका है, तो ये जनरल टाइम टी की सिचुएशन होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अभी हमने वो इंपॉर्टेंट टाइम टी नॉट नहीं निकाला है। टी नॉट इज द टाइम जब तक स्लिपिंग होती है। तो ये सारी जो इक्वेशन लिखी है 1 2 3 4, ये सारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किस टाइम इंटरवल में वैलिड है, जीरो से लेके टी नॉट तक के टाइम इंटरवल में ये चारों इक्वेशंस वैलिड है। टाइम टी नॉट हो जाएगा उसके बाद ना ये फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, और अगर ये फोर्स नहीं होगा तो ना ये ACM होगा, ना इसका टॉर्क होगा। ये सारी की सारी इक्वेशंस इसके बाद इनवैलिड हो जाएंगी। लेकिन टी नॉट निकालने तक के लिए तो ये इक्वेशंस वैलिड है, तो ये इक्वेशंस हमें एटलीस्ट टी नॉट की वैल्यू तो देके जाएंगी। तो उसके लिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम इससे टी नॉट कैसे निकालेंगे। तो आप देख लो, टी नॉट निकालना है तो हमें पता है कि टी नॉट इज द टाइम जब नो स्लिपिंग वाली कंडीशन आ जाती है, और नो स्लिपिंग के लिए VCM इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। अब VCM हो जाता है V नॉट माइनस म्यू जी टी, और आर ओमेगा आप देख लो, आर ओमेगा हो जाएगा म्यू एम जी आर स्क्वायर टी बाय आई। ठीक है, ये बात हो जाती है, ये आपके पास हो जाती है नो स्लिपिंग की कंडीशन। और हमेशा की तरह हम थोड़ा सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्क वाला ले लेते हैं। मान लो, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डिस्क वाला ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू जी टी। तो यू कैन इजीली सी कि कंसेप्ट तो सिमिलर है ही, कैलकुलेशंस भी बड़े सिमिलर से आ रहे हैं। तो यू कैन फाइनली सी कि अगर आपको टी निकालना है तो ये हो जाएगा V नॉट बाय 3 म्यू जी, और हमें पता है कि इस टाइम को हम बोल देते हैं टी नॉट। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज द फिफ्थ इक्वेशन, और ये बड़ी क्रूशियल इक्वेशन होती है, तो इसको रिस्पेक्टफुली हम हाईलाइट कर देते हैं। ये टाइम आपका टाइम ऑफ चेंज है, या वो टाइम है जब तक जहां पे चीजें चेंज होने वाली हैं। और लास्ट में हम यही बोलेंगे कि जीरो से लेके ये वाले टाइम टी नॉट तक स्लिपिंग होगी, और जीरो से लेके ये वाले टाइम टी नॉट तक आपकी ये सारी की सारी इक्वेशंस चलेंगी। और टी नॉट के बाद क्या होगा वो आप देख लो। टी नॉट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का खेल शुरू होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन वही कहेगा जो पिछली बार कह रहा था कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन ये कहेगा कि टी नॉट के ऊपर टाइम टी नॉट पे तो नो स्लिपिंग चालू हो गई है, लेकिन टी नॉट से थोड़ा सा आगे चलते हैं, dt टाइम अगर और आगे लेते हैं, और अगर मान लो मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा चालाक है, वो यही करता है कि अगर मान लो मैं नहीं लगता हूं तो क्या होगा, वो ये देखता है।
इट्स समथिंग लाइक कि जैसे डैड है, वो डैड कहते हैं कि ठीक है मान लो सपोज मैं जरा 1 घंटे के लिए घर से बाहर जाके देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि राहुल क्या कर रहा है। उनको दिखता है कि उसके बाद भी राहुल पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है अपना, देन वेरी फाइन। और दिखता है कि अगर मान लो मैं बाहर गया और आपने वहां पे बस फेसबुक करना चालू कर दिया अगर मान लो, तो फिर देन करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी टेकन। तो यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन 1 सेकंड के लिए स्विच ऑफ होकर देखता है dt टाइम के लिए, और वो देखता है कि क्या होगा। उसको देखेगा कि यार मैं अगर स्विच ऑफ हो जाता हूं तो उसको देखेगा कि भाई फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है ही नहीं। तो अगर और कोई फोर्स नहीं है तो ना ये चेंज होगा, ना उसका ACM होगा, ना अल्फा होगा। अगर और कोई फोर्स है ही नहीं तो जो V आपकी अभी थी और जो ओमेगा थी वही की वही चलती रहेगी। तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा कि ठीक है फिर मेरे को अननेसेसरली इंटरफेयर करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी नहीं करेगा। तो देयरफॉर T ग्रेटर देन T0 के ऊपर अगर आप देखोगे तो सेम V की वैल्यू चलती रहेगी जो अटेन हुई है, सेम ओमेगा की वैल्यू चलती रहेगी जो अटेन हुई है, और उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ये बात है। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल आराम से कर सकते हो। चलो भाई अब इसके बाद और आगे चलते हैं, और अब मैं आपको एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं। देखो रोलिंग विद स्लिपिंग में बेसिक फंडे तो हमने बना लिए हैं, थ्योरी वोरी भी जो होती थी वो हमने पहले 2 एग्जांपल्स, इनफैक्ट पहले एग्जांपल के थ्रू हमने देख ली है। अब नाउ इट इज टाइम टू गो डीपर इनटू इट, और कंसेप्ट सेम रहेगा, आइडिया सेम रहेंगे, बस प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो जाने वाली है, थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मैं आपको ये सेम चीजें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर करके दिखाता हूं। एंड यू माइट थिंक कि सर इंक्लाइन प्लेन बस हॉरिजॉन्टल प्लेन की बजाय इंक्लाइन प्लेन लगा दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अभी देखना काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। लेट अस सी। देखो प्रॉब्लम अपनी फर्स्ट वाली है कि मैंने लिया एक, मान लो सपोज डिस्क, किसी तरह से डिस्क को मैंने बस एक इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दी है, कोई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं दी है, बस एक एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट देके धीरे से उसको मैं एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख के छोड़ देता हूं। और हमारा क्वेश्चन बस ये है एक तरीके से कि आगे हम एनालाइज करके देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। ये डिस्क ऊपर जाती है, नीचे जाती है, एक्स वाई जेड जो जो होगा वो सब पॉसिबिलिटीज होगी, वो हम सब एनालाइज करके देखने वाले हैं। तो लेट अस सी क्या होगा। देखो सबसे पहला तो स्टेप आपको पता ही है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में, स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम्स में, सबसे पहले तो ये चेक करके देखना होता है कि भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा। तो आप देख लो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा। इट इज वेरी इजी। यू विल सी कि जैसे ही इसको रखोगे ओमेगा नॉट ऐसे होने की वजह से बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी होगी नीचे। ध्यान से देखना कि आपको फोर्सेस नहीं देखने, आपको खाली वेलोसिटी देखनी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद काइनेटिक फ्रिक्शन हियर। बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी है पीछे के डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन तो स्टेशनरी है, तो पीछे वाली वेलोसिटी को काउंटर एक्ट करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर आगे के डायरेक्शन में। यू तो व्हील के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है आगे के, मतलब कि ऊपर के डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि व्हील के ऊपर शुरू से ही जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और दूसरा ये भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू देखने के लिए आप इसका पूरा FBD बना लो। यू विल सी कि इंक्लाइन प्लेन के लिए अभी आपको ये mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा लेने होते हैं। तो आप देख लो कि mg को रिजॉल्व करके ये फोर्सेस मार्क कर लो, जिसमें अभी जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ mg कॉस थीटा को कैंसिल करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो देयरफॉर यू विल सी कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन जो होती है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपकी बार म्यू mg कॉस थीटा आएगी, और mg साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है, म्यू mg कॉस थीटा इसको ऊपर खींच रहा है। तो अब आप खुद ही देख लो कि इंक्लाइन प्लेन में सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ रहा है कि फ्रिक्शन के सिवा एक और फोर्स है जो इस स्फीयर को, आई विल नॉट यूज द वर्ड हॉरिजॉन्टली, लेकिन जो इस स्फीयर को नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है सरफेस के अलोंग। खाली फ्रिक्शन नहीं लग रहा है कि mg साइन थीटा भी है। जबकि आप देख लो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर आपने स्फीयर को रखा था तो सरफेस के पैरेलल खाली एक फोर्स लग रहा था, एंड दैट फोर्स वाज फ्रिक्शन। यहां पे mg का भी एक कंपोनेंट है जो सरफेस के अलोंग लग रहा है। और ये अभी आप देखना कि ये कंपोनेंट की वजह से काफी कुछ खेल होने वाला है। पहला खेल तो देख लो आप, खेल तो इनफैक्ट यहीं से शुरू हो जाएगा। आप ये देखो कि अब अगर मान लो मैं आपको पूछता हूं कि भाई ठीक है ये सब तो FBD बन गया, बड़ी अच्छी बात है, अब ये बताओ जरा कि स्फीयर को हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा और रखने के जस्ट बाद, तुरंत बाद, ये स्फीयर ऊपर चढ़ना शुरू होगा या नीचे चढ़ना शुरू होगा? शुरू में ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा?
सी अल्टीमेटली तो सब कुछ नीचे ही जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में क्या होगा तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला फोर्स ज्यादा है या ये वाला फोर्स ज्यादा है। जैसे ही आपने इसको सरफेस के ऊपर रखा, वैसे ही ये चेक करके देख लो कि ये अगर बड़ा होगा फ्रिक्शन तो ये इसकी टेंडेंसी शुरू शुरू में ऊपर जाने की होगी, और अगर mg sin थीटा बड़ा होगा तो ACM नीचे आएगा। बिकॉज याद करो F इक्वल टू M इंटू ACM जो इक्वेशन होती है, इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स के कहां से लग रहा है, R वगैरह कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, R का फर्क तो पड़ता है टॉर्क में। अगर आपको ये चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है और किस डायरेक्शन में, तो बस ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा। और वो देख लेते हैं कि अगर मान लो सपोज एक सेकंड के लिए अलग अलग केसेस लेके देखते हैं। मान लेते हैं सपोज पहला केस अभी मैं लेता हूं यहां पे, लेट्स कॉल इट केस वन। केस वन मान लो मैं ले लेता हूं कि ये दोनों बराबर है। मान लो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा जस्ट एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं, और हमें पता है कि ये तब इक्वल होंगे जब म्यू इक्वल टू tan थीटा होगा। तो मान लो सपोज अगर म्यू की वैल्यू एग्जैक्टली tan थीटा थी, तो उस केस में आपने स्फीयर को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा, और रखने के जस्ट बाद ये दोनों इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स तो जीरो हो गया अलोंग द सरफेस, और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसका पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। मतलब ये स्फीयर किधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जहां रखा था उसका सेंटर वहीं पड़ा रहेगा और वहीं घूमता रहेगा स्फीयर, which is a very delicate balance because and it will practically be very difficult to attain also, क्योंकि exactly दो चीजें इक्वल करना फिजिक्स में बड़ा रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मान लो अगर म्यू एग्जैक्टली tan थीटा हो जाता है, तो ये स्फीयर जिस जगह रखा था एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस वहीं पड़े पड़े वो इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा। ध्यान से देखो कि ACM की वैल्यू जीरो आई है, अल्फा की वैल्यू की बात हुई नहीं हुई है अभी। अब अल्फा की भी वैल्यू की बात करते हैं। टॉर्क देखो, अब सेंटर ऑफ मास अगर स्टेशनरी है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप ध्यान से देखो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, सिर्फ ये टॉर्क लगाएगा। mg sin थीटा फोर्स जरूर है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन, किसी की हिम्मत नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगा दे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क खाली फ्रिक्शन लगाएगा, और ये टॉर्क आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ओमेगा कैसा दिया था मैंने, ओमेगा दिया था क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जरूर अनबैलेंस्ड है, और ये टॉर्क ऐसा अल्फा क्रिएट करेगा जो ओमेगा के ऑपोजिट होगा और ये ओमेगा को कम करेगा। तो मामला ये बनता जा रहा है कि स्फीयर को जिस जगह पे रखा था उसी जगह पे पड़ा रहेगा, लेकिन इसका ओमेगा धीरे 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 कम होता जाएगा। तो फ्रिक्शन ओमेगा को खाना शुरू करेगा, लेकिन सेंटर को ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज mg sin थीटा उसे बैलेंस कर रहा है। तो अगर मान लो सपोज अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इंटू आर। ये सब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं शुरू से ही दे देता हूं। मान लो सपोज अब की बार mr² 2 डिस्क मान लेते हैं सपोज इसको, तो mr² 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो अब आप देख लो माइनस साइन हम बाद में लगा देंगे, लेकिन जो जो कैंसिल होता है वो सब कैंसिल कर लोगे अगर, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ये आपका एंगुलर रिटार्डेशन आ जाएगा। और तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि हमने यहां पे चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी थी, तो मैंने केसेस लेने शुरू कर दिए, और मैं केस वन सबसे पहले आपको पूरा एनालाइज करके दिखाऊंगा। केस वन में ACM जीरो होगा, लेकिन एंगुलर रिटार्डेशन इतना होगा, और इस एंगुलर रिटार्डेशन की वजह से इसकी ओमेगा धीरे 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 कम होती जाएगी। ठीक है, तो अभी जनरल टाइम टी पे ओमेगा कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, वही है जो मैं लेवल्स की बात करता था। लेवल वन में हमने क्या किया, ACM और अल्फा निकाल लिए। लेवल टू में क्या करेंगे, हम ओमेगा और VCM निकालने वाले हैं, तो वो भी जरूर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी रफ वर्क हटा देते हैं थोड़ा यहां से, और ये जरा निकाल के देख लेते हैं। यू विल सी कि VCM तो खैर जीरो थी और जीरो ही रहेगी, बिकॉज देयर इज नो ACM। और ओमेगा अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। तो अब आप देख लो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ये एंगुलर स्पीड हो जाएगी इसकी टाइम टी पे। तो टाइम टी के ऊपर हमें ओमेगा मिल गई है इस तरीके से, एंड यू शुड सी
कि अब यहाँ पे भी वी शुड ट्राई टू सी कि आगे क्या होता जा रहा है, बिकॉज नॉर्मली तो क्या होता था कि VCM बढ़ती जाती थी, ओमेगा कम होती जाती थी और कभी ना कभी V इक्वल टू आर ओमेगा अटेन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि अगर VCM जीरो की जीरो ही रहनी है, ओमेगा कंटिन्यूसली माइनस साइन की वजह से आप देखोगे अगर ये कम होती जा रही है, तो फाइनली हमारा नो स्लिपिंग की कंडीशन तब आएगी जब ओमेगा बेचारी जीरो हो जाएगी, बिकॉज V इज जीरो। तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो तभी होगी जब ओमेगा भी जीरो हो जाएगी। तो वो भी मैं आगे लिखता हूं। अब आगे देख लो कि आगे नो स्लिपिंग की कंडीशन तब अटेन होगी जब ओमेगा हो जाएगी जीरो। तो जरा इसको कर देते हैं जीरो। आप जीरो करके देख लो। जीरो बोले तो ओमेगा नॉट इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। एक टी मैंने नहीं लगाया था, ऊपर वाली इक्वेशन में आप देख लो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी होना चाहिए था, वो टी मैं यहां पे लगा देता हूं अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टी आपको चाहिए, इसको टी नॉट बोल देता हूं। टी नॉट इज द टाइम व्हेन स्लिपिंग स्टॉप्स। तो टी नॉट हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये टाइम आ जाता है। इस टाइम तक स्लिपिंग होगी और ये टाइम टी नॉट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ओमेगा जीरो हो जाएगी, स्लिपिंग बंद हो जाएगी। और हमारा फाइनल टारगेट ये होता है कि भाई टी नॉट के बाद क्या होगा। अब आप देखो कि नॉर्मली तो नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रॉब्लम्स बनाई थी, वहां तो हमने देखा था कि टी नॉट के बाद कोई खास बात नहीं होती थी। टी नॉट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाता था और सब कुछ जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्या होगा वो देखते हैं। सी टी नॉट के बाद आप देखो क्या होगा। टाइम टी नॉट अटेन हो चुका है, टाइम टी नॉट के ऊपर V भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो हो गई है। मतलब एक तरीके से टी नॉट टाइम वो टाइम हो गया जब ये स्फीयर एक तरह से हर तरीके से स्टेशनरी हो गया है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन देखेगा कि क्या स्लिपिंग हो रही है, उसको देखेगा नहीं हो रही है तो कहेगा ठीक है, इसका मतलब है कि अब मेरा साम्राज्य अभी यहां से शुरू होता है। और फिर वो देखेगा आगे कि जरा से dt टाइम के लिए मैं अपने आप को स्विच ऑफ करके आराम करके देखता हूं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं। तो अब आप देखो कि सब कुछ जीरो है, VCM भी और ओमेगा भी दोनों जीरो है। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाता है तो क्या होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो mg साइन थीटा को आप देखो, ये mg साइन थीटा आराम नहीं करने वाला है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कभी आराम नहीं करता है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता रहेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को तो बढ़ा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो VCM को तो बढ़ाएगा। लेकिन हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई टॉर्क तो होगा नहीं। अगर टॉर्क नहीं होगा तो VCM तो बढ़ जाएगा लेकिन ओमेगा नहीं बढ़ेगी। ध्यान से देखो कि फ्रिक्शन अगर होता तो वो टॉर्क लगा सकता था, वो ओमेगा को बढ़ा सकता था। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आराम करके चेक कर रहा है मान लो सिचुएशन को, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को जीरो करते हो तो VCM बन जाता है लेकिन ओमेगा नहीं बनती है। इसका मतलब है कि बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगेगी और स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल अलार्म हो जाएगा, कहेगा कि भाई यही तो मेरे को नहीं चाहिए था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए क्या करेगा, पीछे के डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर स्टैटिक फ्रिक्शन भी बेचारा आगे लगने लगता है तो ये VCM जो बढ़ रही थी उसको तो और बढ़ा देगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहेगा कि जो चीज बढ़ रही है उसको रोकने के लिए पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगता है तो आप देख लो कि ये V को थोड़ा कम करेगा, ओमेगा को थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो ये V इक्वल टू आर ओमेगा वाला इक्विलिब्रियम अटेन करने की तरफ एक तरीके से स्टेप लगेगा, ये बात है। तो देयरफॉर T ग्रेटर देन T नॉट पे अब की बार नो स्लिपिंग, मतलब T ग्रेटर देन T नॉट के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल लगेगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। पीछे आगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो मुझे बोलना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर अप द इंक्लाइन प्लेन लगने लगेगा, एक बात। तो अब आगे मैं T ग्रेटर देन T नॉट की एनालिसिस करके दिखाता हूं। हाँ, ये जरूर ध्यान से देखना कि ये अकेली एक प्रॉब्लम बड़ी लेंदी प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें भी आप ध्यान से देखो, अभी हम केस 1 के ऊपर ही है जहां पे म्यू की वैल्यू tan थीटा थी, उसके लिए हम ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा होगा तो क्या होगा, लेस देन tan थीटा होगा तो क्या होगा, काफी खेल बाकी है इसमें भी। लेकिन पहले केस 1 को तो पूरा एनालाइज कर लेते हैं। तो अभी आप देखो केस 1 में मैं और आगे बढ़ता हूं। अब T ग्रेटर देन T नॉट के लिए क्या होने वाला है ये देखते हैं। और एक चीज देखो, यहां पे
कि आई एम नॉट सेइंग दैट द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, प्रॉब्लम लेंदी है। तो क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे करते करते ना एक पॉइंट के बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं कि सर खत्म ही नहीं हो रहा है, या तो यार अल्टीमेटली खिंचता जा रहा है, मतलब टीवी सीरियल्स की तरह खिंचता जा रहा है। तो लेंदी जरूर है, लेकिन अगर आप पेशेंटली थोड़ा सा साथ में रहोगे और बीच बीच में वीडियो पॉज करके खुद भी कैलकुलेशन करते रहोगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज द होल थिंग प्रॉपरली, वन थिंग। और दूसरा ये भी है कि अगर आप इस लेवल की प्रॉब्लम एक बार क्लास में एनालाइज करके देख लोगे तो फिर आपको आगे किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे स्लिपिंग वाले किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस लेवल की एनालिसिस करके देख लोगे। तो एक बहुत बड़ा पर्क भी है, फायदा भी है कि अगर आप ये देख लोगे तो फिर आपको आगे कोई चीज डरा नहीं पाएगी। तो इस मोटिवेशन के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो t ग्रेटर देन टी नॉट पे क्या होगा वो देखते हैं। t ग्रेटर देन टी नॉट पे अब आप देखो काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले अपना फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, सब फालतू चीजें हटा देते हैं। t ग्रेटर देन टी नॉट के ऊपर आप देखो mg साइन थीटा तो नीचे ही लगेगा जैसा हम बोल रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने देख लिया है कि ऊपर लगेगा, और t ग्रेटर देन टी नॉट के ऊपर अगर आप t ग्रेटर देन टी नॉट पे देखते हो तो ये फोर्सेस की वजह से अब ACM लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, ACM हो जाएगा आपका नीचे के डायरेक्शन में, और ACM अगर आप देखोगे तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लुक वेरी केयरफुली कि अब मैं फ्रिक्शन को म्यू mg cos थीटा नहीं रख रहा, बिकॉज म्यू mg cos थीटा तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग टाइप की वैल्यू होती है, और हमें पता है कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तो लिमिटिंग वाला ही केस बन जाता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि उसको अपनी लिमिट तक जाने की कोशिश जरूरत पड़ेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं एफ ही रख रहा हूं, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। और इसके साथ साथ अब अगर आप टॉर्क की इक्वेशन बनाते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप टॉर्क ले लेते हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट मीन्स एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू एफ आर। एक आर और आर कट कर देते हो तो आ जाता है एफ इक्वल टू एम आर बाई 2 अल्फा। ठीक है, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली ये सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो f कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर बाई 2 अल्फा प्लस m इंटू ACM, एंड यू नो वेरी वेल दैट ACM इज इक्वल टू आर अल्फा। तो देयरफॉर अगर नो स्लिपिंग है तो नो स्लिपिंग का मतलब है कि ACM इक्वल टू आर अल्फा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 m इंटू ACM। और थोड़ा कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी कर रहा हूं बट आई थिंक यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट, और नहीं तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो फाइनली अगर आप देखो तो ACM आपके पास आ जाएगा समथिंग लाइक दिस 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी के करस्पॉन्डिंग अल्फा भी आ जाएगा, और उसके बाद t ग्रेटर देन टी नॉट के बाद अगर आप देखोगे तो सिंपली इट विल बी अ सिचुएशन जिसमें आप एक स्टेशनरी व्हील को इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हो और वो रेस्ट से नीचे रोल डाउन करता है। वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपकी t ग्रेटर देन टी नॉट में रिपीट हो जाएगी। तो ध्यान से देखना कि ऐसा नहीं है कि t इक्वल टू टी नॉट के ऊपर जो VCM और ओमेगा बन गई थी वही आगे तक चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है और वो एक्सटर्नल फोर्स सारी की सारी गड़बड़ी जो हो सकती है वो सब करेगा, और उसकी वजह से t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए आपकी इस तरीके से VCM डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो ओमेगा भी इंक्रीज होती जाएगी। चलो और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस एनालाइज केस 2 आल्सो। केस 2 हमने देखा था, वो मान लेते हैं, चलो केस 2 वो ले लेते हैं जिसमें म्यू ग्रेटर देन tan थीटा हो। तो क्या किया है हमने ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूमते हुए ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। हमें पता है कि रखने के जस्ट बाद इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक होगा वो ऊपर लगेगा, mg साइन थीटा इसके ऊपर नीचे लगेगा। एक बार मैं ये सारे फोर्सेस दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे यू विल सी फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू mg cos थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, mg साइन थीटा नीचे लगेगा। और अब की बार अगर मैं केस 2 में ये अज्यूम कर रहा हूं कि म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है mg साइन थीटा से। इसका मतलब है कि इस स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली तो ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन अगर बढ़ा है
तो जैसे ही आप इसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखोगे, इंक्लाइंड प्लेन पे रखते ही ये ऊपर भागेगा सबसे पहले तो। ऑल्दो ये अपने को पता है कि भाई कितनी दूर तक जाएगा, अल्टीमेटली जीतती तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इसको थोड़ी देर में रोकेगी और फिर वापस लेके आएगी, अल्टीमेटली वो हम देखेंगे, लेकिन शुरू में एटलीस्ट देखो तो ये डेफिनेटली ऊपर भागेगा। ठीक है, अब अगर शुरू में ऊपर भागेगा तो एक इनिशियली देखते हैं कि इसका कितना ACM होगा, कितना अल्फा होगा, वो सब इनिशियली निकालते हैं। तो आप देखो कि इनिशियली अगर आपको ACM चाहिए तो आप देख लो म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, ये नेट फोर्स है, दिस इज इक्वल टू m इंटू ACM। ठीक है, ये कर दो तो आप देख लो m कट गया है, तो देयरफॉर ACM अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज 1। दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन अपवर्ड डायरेक्शन इनिशियली। इसके साथ साथ अल्फा भी निकाल के देख लेते हैं। अब अल्फा भी देख लो। अल्फा के लिए आप पहले टॉर्क का डायरेक्शन देखो, भाई हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगाएंगे टॉर्क। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ही अकेला है बंदा जिसका टॉर्क लगता है, और वो यू कैन इजीली सी कि ओमेगा को ऑपोज करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क हो जाएगा म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय r, ये हो जाएगा टॉर्क, एंड दिस शुड बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो यहां पे आप कैंसिल वैंसिल करके चीजें आप देख लो, अल्फा आपके पास आ जाएगा 2 म्यू जी cos थीटा डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और ये अल्फा ओमेगा को ऑपोज करेगा, तो माइनस साइन वगैरह लगा के अगर आपको जनरल टाइम टी पे ओमेगा चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा रहा हूं, तो 2 म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर विद अ माइनस साइन, ये अल्फा हो जाता है और टाइम टी आपका और आ जाएगा। तो जनरल टाइम टी पे आपको ओमेगा चाहिए था, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। तो यू विल सी कि जनरल टाइम टी पे हमें ACM मिल गया है, जनरल टाइम टी पे हमें ओमेगा मिल गया है। ठीक है, ACM ओमेगा दोनों मिल गए हैं। और तो इसका मतलब है कि जो केस 2 था, केस 2 का भी जो फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट टारगेट होता है, वो तो अटेन हो गया है कि ACM अल्फा कितने होंगे, और उसकी मदद से हमने VCM और ओमेगा भी निकालने हैं अपने को। तो हमने इनफैक्ट ओमेगा तो निकाल ही लिया है, जरा एक सेकंड में मैं आपको VCM भी लिख के दिखा देता हूं। VCM आप देखो, V इक्वल टू U प्लस AT लगाने वाला हूं, तो U तो 0 है और A हो जाएगा आपका, ये A है जो लिख रहा हूं अभी मैं, मल्टीप्लाइड बाय T, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो चलो। ठीक है, तो ये आपके पास ओमेगा भी आ गई और VCM भी आ गई। ठीक है, यहां तक का तो काम हो गया है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो ध्यान से देखना। सी, ये स्फीयर हमें पता है कि रखने के बाद शुरू में ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और इसकी ओमेगा कम होती जा रही है। अब आगे ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। कभी कभी मान लो आपको अगर ये कभी कभी आपको ये पूछते हैं कि भाई ये स्फीयर मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा। अब मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, इसका मतलब ये है कि इसकी V 0 होनी चाहिए। और कभी कभी आपको ये पूछते हैं कि ये स्फीयर स्लिपिंग कब बंद करेगा, तो स्लिपिंग कब बंद करेगा उसका मतलब है कि V इक्वल टू R ओमेगा होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। लुक फर्दर कि हम अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसको चलाते थे तो ये दो केसेस नहीं बनते थे यहां पे। अब आप देखोगे तो यहां दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा अपनी, ये भी हम निकालेंगे, और ये भी निकालेंगे कि ये कितने टाइम बाद नो स्लिपिंग की कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें निकाल के देखते हैं। और देखो, शुरू से मैंने कहा था कि ये प्रॉब्लम लेंदी होने वाली है। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट विल बी वेरी वेरी लेंदी। आज तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी शायद उनमें सबसे लेंदी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसी लेंदी प्रॉब्लम्स को एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आधा काम आप मुझसे करवाओ और आधा काम खुद करो। खाली अगर वीडियो की तरह देखते जाओगे तो एक्चुअली बोर हो जाओगे, इनफैक्ट बोर हो चुके होगे अगर आप वीडियो की तरह देखते रहोगे तो मैंने आपको आगे का टारगेट बता दिया है। ये मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे अटेन करेगा वो टाइम निकाल लो T1, और ये स्लिपिंग कब बंद करेगा वो टाइम निकाल लो T2। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, आप भी निकाल लो और जरा इधर मैं भी निकाल लेता हूं, देखते हैं। ठीक है, मिलजुल के निकालते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं जरा मैक्सिमम हाइट की बात करता हूं। मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए आप देख लो, मैक्सिमम हाइट तब अटेन होगी जब सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 हो जाएगी।
तो VCM इक्वल टू 0 अगर अपने को करनी है तो आप देखो VCM इक्वल टू 0 करने का मतलब ये है कि ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे सामने है, इस थर्ड इक्वेशन को अपन उठा के 0 कर देते हैं। लेकिन आप ये देख लो कि ये तो आप इमीडिएटली रियलाइज कर जाओगे कि ये 0 करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बिकॉज भाई इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं। तो ये अगर आप 0 करने की कोशिश करते हो तब तो इसमें कुछ इनसेंसिबल सी चीज आने लगती है, t इक्वल टू 0 अगर आने लगता है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। t इक्वल टू 0 के ऊपर तो वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब ये है कि VCM इक्वल टू 0 करके तो हमें कोई बहुत काम की चीज मिलती नहीं है, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट इनिशियली। तो हम दूसरी टारगेट के ऊपर जाते हैं। जो हमारा दूसरा टारगेट था वो ये था कि ये नो स्लिपिंग कब बंद करेगा, जरा वो करके देखते हैं। तो नो स्लिपिंग वाली सिचुएशन आने का मतलब है कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा हो जानी चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, तो अभी आप देख लो VCM का मतलब है कि G इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टी, ये हो जाती है आपकी V। और R ओमेगा, ठीक है, अभी R ओमेगा आप देख लो, R ओमेगा का मतलब है R ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन जो बन गई है ये आपको वो टाइम दे देगा जब स्लिपिंग बंद होने वाली है। तो जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं, निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो इसको आप देख लो, इसमें हमें t का वैल्यू अगर चाहिए तो ये आप t का वैल्यू निकाल लो। तो R ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू t इंटू यू कैन सी 2 म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, रफ वर्क थोड़ा इधर से हटा देते हैं अगर, तो ये आपके पास आ जाता है माइनस जी साइन थीटा भी इधर। ये बात है, ये बनती है इक्वेशन। सॉल्व करके देख लो, जो टाइम आएगा इस टाइम को हमें पता ही है कि हम इस टाइम को टी नॉट बोलते हैं, तो ये टी नॉट आपके पास आ जाएगा फाइनली R ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय सम बिग थिंग। तो ये बिग थिंग हो जाएगा आपका 3 म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, कैलकुलेशंस एक बार जरूर चेक करके देखना, मतलब लंबे लंबे कैलकुलेशंस हैं। इन केस आई हैव मेड एनी मिस्टेक जस्ट करेक्ट देम एंड टेक द कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस आप मॉडिफाई कर लेना, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करी होगी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो चलो आगे चलते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि ये टी नॉट आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन, पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है, लेट्स जस्ट कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका टाइम आ गया जब स्लिपिंग पहली बार बंद होगी। तो अब जरा एक सेकेंड देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या इसमें एनालाइज किया है केस 2 में। केस 2 में हमने देखा है कि हमने t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट को रखा, रखने के बाद ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, पक्का है। तो मतलब म्यू अगर ग्रेटर है tan थीटा से तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते 0 से लेके t नॉट टाइम तक तो ये स्लिप मारेगा, ऊपर भी जाता रहेगा, स्लिप भी करता रहेगा, और t इक्वल टू टी नॉट के ऊपर आप देखोगे तो इसकी स्लिपिंग बंद हो जाएगी, v इक्वल टू R ओमेगा अटेन हो जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे ये रुक जाएगा। मैं जरा इस फिगर के अंदर एक और पोजीशन बना के दिखाता हूं। ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे स्लिपिंग बंद हो गई है, लेकिन स्लिपिंग बंद होने का मतलब ये नहीं कि v 0 हो गया है, v अभी है। तो यहां से लेके ओरिजिनल पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ये स्लिप करते करते ऊपर गया है, और टी नॉट के बाद ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर ये नो स्लिपिंग करते करते ऊपर जाएगा। तो टी नॉट के बाद अगर आप देखोगे तो ये नो स्लिपिंग करते करते ऊपर जाएगा। अब अगर ये नो स्लिपिंग करते करते ऊपर जा रहा है तो ये कितना और ऊपर जाएगा वो हम देखते हैं। तो टी ग्रेटर देन टी नॉट के एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने केस 2 में टी लेस देन टी नॉट तक की हमने एनालिसिस करी थी। अब टी ग्रेटर देन टी नॉट की एनालिसिस करते हैं। देखो टी ग्रेटर देन टी नॉट पे आप देख लो, टी ग्रेटर देन टी नॉट पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो एक बार बहुत शॉर्ट में मैं बना के आपको दिखा देता हूं कि टी ग्रेटर देन टी नॉट पे mg साइन थीटा एज इट इज नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि फ्रिक्शन फोर्स पूरा म्यू mg कॉस थीटा लगेगा, बिकॉज अभी नो स्लिपिंग शुरू हो गई है। एक वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है, यहां पे लेट्स कॉल इट एनीथिंग, v1 बोल देता हूं। ये वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है, और इसके बाद इस वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और ये कहीं ना कहीं रुकेगा,
और रुकने के बाद फिर वैसे ही स्लिप करते हुए वैसे ही घूमते हुए नीचे आएगा जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में केस 1 में देखा था। लेकिन मान लो अगर अपने को ये निकालना है कि ये और कितना टाइम लेगा अभी रुकने के लिए, तो वो मैं t ग्रेटर देन t नॉट के एनालिसिस में निकालने वाला हूं। तो अभी आप देखो कि एक बार अगर t ग्रेटर देन t नॉट वाली सिचुएशन आ गई, नो स्लिपिंग की सिचुएशन आ गई, तो हम इसमें ज्यादा कुछ करने की बजाय ICOR भी देख सकते हैं। ICOR के अबाउट आप देख लो, इसका अल्फा अल्फा बड़े आराम से आ जाएगा और उसकी मदद से आप ये निकाल लो कि इसका आगे का क्या मोशन होगा। बट उसके पहले V1 की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। V1 का मतलब है कि ये वाला जो टाइम है, इनफैक्ट इसके बाद के जो कैलकुलेशंस हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या कैलकुलेशन होंगे, और वो कैलकुलेशन मैं थीटा की वैल्यू भी आपको दे दूंगा सो दैट यू कैन सिंप्लीफाई योर इक्वेशंस, और वो कैलकुलेशंस आपको इसके बाद खुद ही करनी है, बिकॉज इसके बाद प्रॉब्लम में कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बचानी है। इसके बाद खाली कैलकुलेशंस करके आपको थोड़ी सी और चीजें निकालनी होंगी। तो आगे की कहानी है कि आपको सबसे पहले थीटा मैं दे देता हूं लेट अस से 37 डिग्रीज, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज की वैल्यू रख के टी नॉट वी नॉट की वैल्यू निकाल लो, और सबसे पहले टी नॉट को वापस पुट करके जो हमने वी निकाला था, वी वाले एक्सप्रेशन में वापस पुट करके निकाल लो कि ये V1 कितना हो जाएगा। और फिर इसके आगे ये आप कैलकुलेट कर लो, ICOR के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वगैरह लगाओ, और उससे ये कैलकुलेट कर लो कि t ग्रेटर देन t नॉट के ऊपर के बाद इसका ACM कितना होगा। वो ACM आपका पीछे के डायरेक्शन में होगा, और उस ACM से आपको आगे ये निकल आएगा कि ये कितने टाइम तक और ऊपर जाएगा और कितनी हाइट चाहिए तो कितनी हाइट और एडिशनल अटेन करेगा, ये मिल जाएगा। और फाइनली जब ये रुकेगा तो रुकने के बाद फिर उसके बाद ये वैसे ही नीचे रोल डाउन करेगा जैसा हमने केस 1 में देखा था। तो यू कैन इजीली सी कि प्रॉब्लम मजेदार है, लेंदी है बट मजेदार है। और स्पेशली केस 2 मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज केस 2 में बड़े सारी सिचुएशंस आती जाती हैं। पहले ये स्लिप करते करते ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर नो स्लिपिंग करते करते ऊपर जाता है, फिर जाके नीचे आता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप बड़ी सारी चीजें इसमें केस 2 में भी एनालाइज कर सकते हो। केस 3 में लकीली इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। केस 3 वो सिचुएशन है जहां पे फ्रिक्शन tan थीटा से कम है, म्यू इज लेस देन tan थीटा। वहां पे जैसे ही आप इसको रखते हो, फ्रिक्शन शुरू से ही नहीं संभाल पाता है, तो शुरू से ये स्लिप करते करते नीचे आना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल इन्हीं आइडियाज के ऊपर, इन्हीं आइडियाज को फॉलो करते करते आप केस 3 की भी आराम से एनालिसिस कर सकते हो। और आगे जो मैंने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह बनाए हैं, उन क्वेश्चन बैंक्स में मैंने इन सारे के सारे केसेस के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम बना के डाल दी है। किसी प्रॉब्लम में मैंने आपको ये सिचुएशन दी है, म्यू कम दिया है, किसी में ज्यादा दिया है। तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन बैंक्स, उस टाइम पे इन सारे के सारे केसेस की अलग अलग सिचुएशंस में जो जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको सारी की सारी कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। एंड इट इज वेरी वेरी सीरियसली एडवाइज्ड कि जब आप क्वेश्चन बैंक्स के ऊपर प्रैक्टिस करने पे आओगे तो उन प्रॉब्लम्स को सिमिलर मान के छोड़ना नहीं। कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं कि अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रॉब्लम दी थी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, सर खाली वैल्यूज ही तो अलग है, तो गलती से रिपीट हो गया, क्वेश्चन छोड़ देंगे। नहीं, वो जो वैल्यूज अलग है उसी से केस 1 2 3 अलग होते हैं। तो वो मैंने जानबूझ के वैल्यूज अलग अलग करके कई सारी प्रॉब्लम्स दी हैं, तो उनको आपको अच्छे से सीरियसली सबको अटेम्प्ट करना है, किसी को रिपीटेड प्रॉब्लम मान के छोड़ नहीं देना है। वो डेलिबरेटली वहां पे मैंने रखी है प्रॉब्लम्स। बट ये सारी एनालिसिस आगे के भी जो केसेस बनेंगे उनमें 100% सेम रहेगी। तो यू कैन इजीली सी कि व्हील्स अगर स्लिप होते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। जब तक व्हील्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्लिप होते हैं उतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर व्हील स्लिप होने लगते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग केसेस बनते हैं। लेकिन लकीली हमने इन केसेस को, थोड़ी बोरिंग सी एनालिसिस हो गई थी बिकॉज इट वाज लेंदी, लेकिन आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। और इस तरीके से हम इस सारी एनालिसिस को करके जो जो रिजल्ट चाहिए वो सारे रिजल्ट्स हम आराम से निकाल सकते हैं।